करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप उनको एक जगह बिठा देंगे, ठीक है ना, जब तक आप उनको स्टैटिक पोजीशन में पढ़ाएंगे वो दे आर अनएबल टू गेट एनीथिंग। अगर वो थोड़ा सा मूव अबाउट करते रहेंगे तो दे गेट टू लर्न वेरी इजीली. So there are different sort of learners. So first of all we need to identify that which sort of learner is my child. कि मेरा बच्चा जो है वो किस किस्म का लर्नर है, क्या वो सोल लर्नर है, ठीक है, या क्या वो अपने कोलैबोरेशन में ज़्यादा वर्क करता है, और इज़ ही मोर इंटरेस्टेड इन वर्किंग बाय हैंड और मोर इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रैक्शंस. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको आप डिस्ट्रैक्शन देंगे दे आर अनएबल टू लर्न, दे आर अनएबल टू वर्क. जो कर रहे होते हैं वो भी वो भूल जाते हैं. तो वी मेक श्योर कि अंदर बच्चा बिल्कुल अलग से बैठा हो और कोई आवाज़ ना आ रही हो, सो दैट द स्टूडेंट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. तो अपने अपने तरीके का सबसे पहले तो आप इस बच्चे की साइड को पहचानेंगे कि बच्चा जो है वो किस सॉर्ट का लर्नर है, ताकि हम उसकी जो है वो इनर जिसको आप कहते हैं चीज़ जो है उसको हम पॉलिश कर सकें, जो उसकी इनर स्किल्स हैं उनको हम पॉलिश कर सकें. तो स्कूल एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम शेयरिंग भी सिखा रहे हैं, जिसके अंदर वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सिंगल वन लेंथ स्टूडेंट एज वेल, along with the collaboration working, along with the team work, right. And also the students are learning focused and more precise learner by if they are learning with the help of projects. तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो बच्चा आप रट्टाफिकेशन पर डालेंगे, ठीक है ना, वो बच्चा कभी भी वैसे फुलफिल नहीं कर सकता अपने गोल्स को. द स्टूडेंट हु हैज लर्न टेक्निक्स बाय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स, वो बच्चे जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स करते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं. सो व्हाट आर प्रोजेक्ट्स देमसेल्व्स. तो प्रोजेक्ट्स अपने अंदर में चीज़ क्या है, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. दे आर जस्ट माइनर थिंग्स विच इन्वॉल्व विद इन द डेली लाइफ, जो आपकी डेली लाइफ से इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है. दीज आर द प्रोजेक्ट्स वी बेसिकली इंट्रोड्यूस टू आवर स्टूडेंट्स. सो इट इज़ रियली वेरी नियर टू द डेली लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. बस अभी जस्ट आपके लिए एग्ज़ाम्स तो पोर्टफोलियो फाइल मौजूद है. मी माई सेल्फ मेराज सिद्दीकी हैव डन माई PhD इन HR में ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ. दरअसल आपसे बस बिफोर दिस रिजल्ट सिर्फ आपसे ये इंट्रैक्शन चाहिए कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स के साथ तो हम आपसे अट्रैक्ट करेंगे. कुछ सवाल वैसे पेरेंट्स ने पहले दिए हुए थे कि वो मैं बुनियादी कर देता हूँ आपके साथ. जैसे यूजुअली जो है बच्चा जो है घर पर अगर कोई स्कूल्स के अलावा एकेडमिक के अलावा कोई आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर इम्पैक्ट है जो आपको बहुत ही बुरा लगता है तो वो आप शेयर कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ओके. सर मुझे इशू है मेरी बेटी नर्सरी क्लास में, उसको डिलेट स्पीच की प्रॉब्लम है, मतलब बोलती है कम बोलती है. तो नर्सरी क्लास के मुझे सिलेबस पे इशू है, क्योंकि नर्सरी क्लास के हिसाब से आपने सिलेबस देखा है, बच्चे की बुक्स जो है कॉपी जो है वो मुझे नहीं लगता कि नर्सरी क्लास के हिसाब से वैलिड है, क्योंकि बच्चे जब बिगनिंग में होते हैं, समझ ले नर्सरी तो उनकी बिगनिंग है. तो आप एक जगह उसको ABC लिखवा रहे हैं और दूसरे जगह साइड पे मतलब ये है कि लायन की स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो उसको जब पता ही नहीं है वो L क्या लिखेगी. तो इस तरह मुझे लगता है कि ये सिलेबस मुझे सही जो मैटर है ना, खैर ये तो इररिलेवेंट है, मैं इश्यूज बात करना चाहता, लेकिन मैं आपको इस पर बताऊँ कि जो हमारे सराउंडिंग में जो नर्सरी क्लास है वो इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है. यानी कि आप समझ लें नर्सरी जो है प्रेप 1 है, ठीक है. उससे पहले 2 क्लासें हैं, एक टोल्डर है, फिर प्ले ग्रुप है, फिर नर्सरी है और फिर प्रेप है. तो यूजुअली होता ये है कि एक बच्चा कहीं से पढ़ के आता है वो मॉन्टेसरी, वो कहते हैं भैया तो नर्सरी में आएगा. ये फर्स्ट टाइम जैसे ही आते हैं तो इतना ज़्यादा तसादुम जैसी कैफियत होती है कि जी हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया है, हम इनिशियल स्टेज, उनके जहन में नर्सरी जो है वो फर्स्ट क्लास है, जबकि ये थर्ड क्लास है. यानी कि टोल्डर, प्ले ग्रुप एंड देन नर्सरी और प्रेप है. यूजुअली ऐसा होता है कि मॉन्टेसरी, नर्सरी, KG1, KG2, उस लिहाज से देखें तो ये प्ले ग्रुप का मटेरियल्स होता है कौन सा, लेकिन ये प्ले ग्रुप का मटेरियल नहीं है, ये प्रेप 1 का मटेरियल है. तो इसलिए आपको ये लग रहा है. तो थोड़ा सा क्योंकि अब वो जो एडमिशन टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं. ये 4 ईयर प्रोग्राम दोनों लिहाज से होता है, मेरे ख्याल में नाम की वजह से मसला है. अच्छा, मैं जो आपके साथ इश्यूज़ बेस्ड है, देखें ये जो एग्ज़ाम्स का पोर्टफोलियो है ये एक स्किल्स है सिंपल. यानी एक बच्चा है जिसको सिलेबस के बारे में पता होगा, जिसको एग्ज़ाम के बारे में पता होगा, या रेगुलर बच्चा होगा तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा. नो नीड टू इम्प्रूव, उसके लिए बहुत ज़्यादा होगी. और इसमें 3 स्किल्स ही सिर्फ यूज़ होते हैं. एक स्किल्स आपका है वो लिखता हो, वो पढ़ सकता हो,
और उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये हो एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता हो। लेकिन ये कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है। अगर कोई बच्चा A+ लेकर के आ रहा है और आप ये समझ लें कि वो बच्चा कामयाब हो रहा है, तो ये कामयाब नहीं हो रहा है। इसके अलावा उसका बिहेवियर इफेक्ट आपके लाइफ में क्या है, वो उसकी करेक्टर बिल्डिंग कैसी हो रही है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो बच्चा, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि 0 से लेके जो 7 तक जो बच्चा होता है उसमें पेरेंट्स का बिहेवियर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अक्सर हम सवालात बच्चों से ये करते हैं कि ये बताओ कि पापा से ज़्यादा प्यार करते हो या मम्मा से करते हो। अभी पापा और मम्मा का जो डिफरेंस है, अगर हम ये सवालात करते हैं या कोई गेस्ट आता है तो भी ये सवाल करता है कि भाई पापा ज़्यादा अच्छे हैं या मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं। आप ये इतना जालिम किस्म के क्वेश्चनार हैं कि वो ख़तरनाक है। या हम ये कह दें मामा से कि आप जो हैं अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा से करती हैं, तो ये डायरेक्टली होता है भाई मैं तो अपनी बच्चे से प्यार करती हूँ। जबकि बच्चा ये सुनना चाहता है कि मेरी मम्मा का आइडियल कौन है। आप यूजुअली देखें, अगर आपसे सवाल करता है, अच्छा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत ही बेस्ट होंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप किसी माँ से पूछें कि भाई आप किससे प्यार करती है सबसे ज़्यादा, तो उसको तो एक ही रोना होता है कि भाई मैं तो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ठीक है, अजीब बात है। इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर बच्चे पर पड़ता है। यानी उसको ये होना चाहिए कि बेटा मैं आपके पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ और फिर आपसे भी करती हूँ प्यार, लेकिन तो समझ लें आपने उसको इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि पापा इज़ द बेस्ट। अब आपने इनडायरेक्टली उसको मैसेज दिया है कि नहीं, पापा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट। या पापा अगर ये सवाल कर दें कि बेटा तुम मुझसे मतलब किससे प्यार ज़्यादा करते हो, तो पापा से कहा जाए कि पापा कह नहीं मैं तो अपनी बच्ची से प्यार करता हूँ, ये इनडायरेक्टली उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये एक चीज़ साइकोलॉजिकल तौर पर बच्चे का इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरी बात ये, जितना ज़्यादा आप कंपेरिजन करवाएंगे, अक्सर हम किस तरह करते हैं, 2 भाई बहन हैं, बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उसको नफ़रत कौन डालता है, हम कह लें भाई नफ़रत डालने वाली शख्सियत कौन हो सकती है, तो वो अक्सर व बेशतर माँ बाप होते हैं। कैसे होते हैं कि देखो आप ही ने खाना खा लिया तुमने नहीं खाया, आप ही अच्छे नंबर ले रही तुम अच्छे नंबर नहीं, ये सवालात उससे करना उसको डीमोरलाइज करता है, ग्रेजुअली होता है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप थोड़ा सा हमारी सपोर्ट करेंगे उसकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से। अच्छा, आने वाला जो हम जिस ईयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें बिल्कुल 2025 में चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। मैं मोटी बात करता हूँ कि पहली मीटिंग लेट हो रही है कि हम अभी स्टेम पे चले गए हैं। ठीक है, यानी कि अब अगर हम गलती करेंगे, मैंने लास्ट ईयर तमाम बुकें रिमूव कर दी थी चेक करने के लिए। जैसे आपको एक PBL बुक दी थी अगर 1 क्लास से ऑनवर्ड, इवन प्रेप क्लास में 3 क्लासों में एक एक्टिविटी बुक लगाई थी। वो एक्टिविटी बुक जो है वो इंटरनेशनली डॉक्टर सफ़िया की है, USA में भी चलती है, फिनलैंड में भी चलती है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चलती हैं। ख़ुद भी वो USA में होती हैं। मैं ख़ुद ओमान के विज़िट में गया था तो मैंने ओमान के स्कूलों में वो देखा लगा हुआ, मैं ले करके आया हूँ। उसमें ये होता है ना कि ये टीचर फ़ोटोकॉपी करवाएँ, ये एक्टिविटी, वो कंपाइल बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव बुक है। उसका रिजल्ट कितना अच्छा है ये एक अहम बात है। पोर्टफोलियो फाइल के अंदर वो तमाम पेजेस लगे हुए हैं जो बच्चे ने मुख्तलिफ किया है। जैसे कॉन्सेप्ट में बताऊँ, मैं और आप जिन स्कूलों से अगर O लेवल से पढ़ेंगे दीगर, तो हम O लेवल में ये होता है क्लास 6 से हम ज़ूलॉजी, बॉटनी और दीगर में बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ साइंस ही पढ़ते हैं। और अगर हम जर्नल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमें 9-10 में साइंस का इंट्रोडक्शन देते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दिस और दैट। यहाँ पर प्ले ग्रुप से ही उसके पास को पता होता है कि मैं ज़ूलॉजी का ये सेक्टर पढ़ रही हूँ, बॉटनी का ये सेक्टर पढ़ रही हूँ। अगर वो लीफ पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ता ही है, लेकिन क्योंकि तकरीबन 8 साल तक वो पढ़ रहा होता है, उसे बताया नहीं जाता है इन बुकों में। यकीनन डे बाय डे रिसर्च बेस्ड है, लेकिन ये सारी की सारी तालीमी सिस्टम फरसुदा होने वाली है, बल्कि दुनिया में हो चुकी है। ये जो आप एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड बेस जो है, ये रिज़ल्ट लेने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि इस पे सिर्फ 3 स्किल्स पे पॉसिबिलिटीज़ है, और ये 3 स्किल कोई कामयाबी की ज़मानत आपके बच्चों की नहीं है कि उसको लिखना आता हो, पढ़ना आता हो और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसके अलावा उसके करैक्टर बिल्डिंग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बेस पर वर्किंग करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास कुछ सवाल, जैसे इस क्लास में 2-3 लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें वो आपको टोटल बच्चों के बिहेवियर रिएक्ट को देखना पड़ेगा कि वो बच्चा किस लेवल। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर लें कि भाई मेरा काम ये है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें करनी होंगी।
अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम एग्ज़ाम के पोर्टल को देख करके ये अंदाज़ा कर लें कि बच्चा मेरा अच्छा है तो ये गलतफहमी होगी बिल्कुल। इस पे तो बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। क्लास 3 तक कोई एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना कोई इदारा है ना आपसे बात करनी। तमाम के तमाम बच्चे क्लियर होंगे, सिर्फ उसके सामने एक असेसमेंट है कि बच्चे ने ये कर लिया है, लेकिन उसको डीमोरलाइज नहीं करें। आखिरी दर्जे में अप्रिसिएशन तो करिए थे, मतलब आखिरी दर्जे में ये कि सपोज दैट आपके तरफ से सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा एक बच्चे ने अब्यूजिंग कर ली, गाली दे दी आपके बच्चे ने, उसको इतना इशू बना देना, यानी कि दिन भर में अगर वो 2 मरतबा कहीं गाली दे देता, कहीं से भी सुनकर, घर से, बाहर से, मोहल्ले से, लेकिन उसको 10 लोगों के सामने ये कहना कि इस बच्चे ने देखो ये आजकल गालियाँ देने लगा, आजकल ये दादी को गाली देने लगा, आजकल ये पापा को गाली देने लगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसके एक नेगेटिव एलिमेंट्स को लेकर के इतना ज़्यादा रोटेट कर दिया है कि जो चीज़ नहीं भी करनी थी वो करने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा भी तो वो 1000 चीज़ें करता है, सलाम करता है, मोहब्बत करता है, चीज़ें करता है, उसको इतने ज़्यादा बूस्ट तो नहीं करते आप। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा इफेक्ट करता है तो उसको इग्नोर कर दें, लेकिन उसको ज़्यादा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल उसका फुप्पो के साथ या किसी के साथ बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है, वो एक टाइम पे होता है, उसको लेके जो लंबा करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं, तो बार बार उसको बताना, कंप्लेन करना। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इसको कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चों के लिए कोई चीज़ है तो मुझे बताइएगा। सॉरी, आई जस्ट वांट टू नो एंड वांट टू हैव गाइडलाइन कि कौन सा एक एज फ्रेम है या कौन सा ऐसा पेरेंट की तरफ से अप्रिशिएटिव में बिहेवियर ऐसा किया जाए कि बच्चे का एक टाइम स्केड्यूल बने। जैसे मैंने बीइंग अ पेरेंट फेस किया कि अभी चंद महीनों से पहले वजीउल्ला वॉज पंक्चुअल, उनको पता होता था कि 7 बजे जो है वो पढ़ाई करनी है, बुक्स लेनी है। आजकल ये चीज़ लैकिंग में है। तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि चलो ये सही टाइम फ्रेम है, स्कूलिंग में सही है, फिर घर का स्केड्यूल बन गया है, लेकिन एक जो टाइम टेबल है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो आप क्या कहते हैं कि कौन सी एक एज है कि पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करें? अभी खेल का टाइम है, अभी पढ़ाई का टाइम है, बच्चे किस एज में ये सेंस खुद से डेवलप करते हैं कि नहीं अब पढ़ाई का टाइम हो गया है, मुझे बुक लेकर बैठना है, चाहे अम्मा बैठें या नहीं बैठें, मुझे अपना काम करना है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स जब अंडरस्टैंड करते हैं, जब उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। दिलचस्पी से हम हर कुछ कर लेते हैं, दिलचस्पी नहीं हो तो ये बिल्कुल सही है कि 0 से 7 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। पढ़ना चाहे ठीक है, नहीं पढ़ना चाहे कोई मसला नहीं, होमवर्क करना चाहे ठीक है, नहीं करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर स्कूल से कोई पनिशमेंट है, कोई ज़्यादा, अक्सर एग्ज़ाम के दौरान, असेसमेंट के दौरान टीचर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। प्रेशर की वजह से बच्चा इरिटेट होता है, यहाँ का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इवन पेरेंट्स जो हैं इस तरफ प्रेशर कर देते हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं तो मैं टेंशन हो जाओ, वो बर्डन नहीं चाहता है। 7 ईयर्स तक बच्चा फ्रीडम चाहता है और उसको करना भी चाहिए। नेचर, मैंने कई मरतबा ये बात की है कि 0 से 7 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है उसकी डिजिग्नेशन एज ए बादशाह वाली होती है। वो जो दिल चाहे करें, अल्लाह पाक ने भी उस पर कोई किसी भी चीज़ के फ़राइज़ नहीं रखे हैं, ना नमाज है, ना ज़कात है, ना हज है, ना पाकी है, ना ये तमाम की तमाम चीज़ें जब अल्लाह पाक नहीं रखे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन जो 7 ईयर ऑनवर्ड 14 ईयर्स तक के जो बच्चा होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम पे होता है। एक तो वो लाइन बहुत ज़्यादा करता है टेंशन के लिए। अब मेरे ख्याल में 7 ईयर्स, अब गोरेट तो कोई भी नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पर, तो 7 ईयर्स से कम है। इस पर अभी आप एस्ट्रोनॉट बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, उसको छोड़ दें, किधर ईजी कर लें। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो सपोज है कि सुबह 7:30 पर या 8 बजे नहीं लेट आना चाहता है और आपके लिए किसी के लिए कन्वीनियंट है तो आप 8:30 बजे भेजिए, 9 बजे भेजिए, वो कंफर्ट फील करे। नींद पूरी नहीं हुई है, उसको आपने सुबह 6 बजे उठा दिया है तो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस नींद का पूरा करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसको इस तरह अधूरी नींद के साथ भेजना भी सही नहीं है। वो कोई टेंशन तो नहीं ले रहा ना यहाँ पर आकर के। दीगर ये है कि उसके साथ थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, फादर को स्पेशली, मदर को। कभी स्कूल आ जाएँ, उनके साथ 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाएँ, उसको ये लगे कभी उसके ज़रिए विज़िट कर लें। मतलब आप और उसको ट्रायंगल, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रायंगल से मुराद ये पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर का ट्रायंगल बनेगा तो एजुकेशन अपग्रेड होगी। ट्रायंगल क्या है, आप टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान एक पेज पर आ जाएं। एक पेज पर कि जब आएंगे जब आप रेगुलर विजिट है आपका या रेगुलर इंट्रैक्शन है आपका, और पॉजिटिव इंट्रैक्शंस हो, मालूमात के लिए हो कि भाई ये खराबी कैसे दुरुस्त हो सकती है, मेरी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, चंद चीज़ें कर देंगे। तो अभी क्योंकि मंथ ऑफ जनवरी में जो हमारे पास एक स्टडी टूर का प्रोग्राम है, उसमें ज़रूर इनरोल करवाएं बच्चों को।
इसमें से मदर या फादर साथ जाना चाहें जा सकते हैं। वहाँ जाने की वजह ये है कि सीन और बिलीव का एक कॉन्सेप्ट यकीन है जो आपने पूरे साल बच्चे ने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल साउंड पढ़ा है, सेंसोरियल पढ़ा है, ईपीएल पढ़ा है। अब सेंसोरियल के जो मटेरियल्स यहाँ वर्क में हैं वो जाके स्टडी टूर में सीन और बिलीव का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे यूजर हो जाएगा। और अगर चांस मिलता है आपको तो आप हर 3 महीने के बाद अपने बच्चों को इटसेल्फ लेकर के विजिट किया करें, अपना पिकनिक प्रोग्राम वहाँ बना लें, सुबह जाएं, 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, शाम तक वापस आ जाएं। लेकिन आप जैसे दाऊद का प्रोजेक्ट है, क्या नाम है मैं भूल गया उसका, मैग्नीफाई साइंस टेक मैग्नीफाई साइंस, पाकिस्तान के अंदर एक वाइज सेंटर खुला है इसके लिए। यूरोप में तो दुनिया के फ्री लैंड में टाउन वाइज है। बस बदकिस्मती है कि चलें ये भी ये दाऊद ग्रुप ने किया है, ये बहुत बड़ा इनोवेशंस है, यहाँ पर लेके जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल का काम सीवीओ वाला लेके जाना नहीं है, और जो लेके जाते हैं वो गलत लेके जाते हैं, गलत परसेप्शंस है। पिकनिकों पे लेके जाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम कहीं पर भी स्टडी टूर्स पे तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये पिकनिक पे ले जाना या कहीं, ये हमारा कोई सिस्टम भी नहीं है और ना हम चाहते हैं। हमारा हर इवेंट इससे कनेक्ट होता है आपके उससे। फॉर एग्जांपल अभी ग्रैंड पेरेंट्स का था, उसमें कितने लोग आए थे? कोई इफेक्ट पड़ा है? आए थे? अच्छा, कोई पॉजिटिव पड़ा है? देखिए ये एक्चुअली में पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, हम जिंदगी भर पढ़ाते रहें, लेकिन सीन और बिलीव में वो कॉन्सेप्ट भी बनता है जो हम अभी स्टडी टूर पे लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे आप ये देखें, ये चल रहा है सीन और बिलीव का कॉन्सेप्ट, ये सारा ये स्टडी टूर का जो आपको वीडियो दिखाई जा रही है। ये सब बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये देखें ये हार्ट बना हुआ है, ये सारा सीन है। ये एक्चुअली ये तो खैर सेकेंडरी वालों का है, इसी तरह प्राइमरी वालों का अलग है। ये देखें ये सेंसोरियल वर्क कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये बच्चे जो ये हमारे बच्चे हैं, आप ही के स्टूडेंट्स हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली सीन और बिलीव का है। इस पर वो मुख्तलिफ वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो अभी ग्रैंड पेरेंट्स हुआ था, मुझे नहीं पता कितने लोगों के आए थे। अच्छा, इससे ये हुआ कि बच्चे ने ये देखा कि मेरे जो फादर हैं या मेरी वालदा जो हैं वो मेरी दादी और दादा को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, अच्छा उनकी खिदमत करती हैं, उनको हाथ पकड़ के ला रही है, फादर रोज़ पैर दबाते हैं, रोज़ उनको ख्याल करते हैं। ये चीज़ जो वो देखता है वो किताबों से नहीं सीखता, ये जो सीखता है। अच्छा, मैंने आप बहनों से भी गुजारिश की थी कि अगर अभी हम सास को वो करेंगे तो इटसेल्फ, अभी सास को आप नहीं कर रही हैं, बेसिकली आप अपने बच्चे को एक लर्निंग करवा रही हैं। वो उसकी माँ कौन है? उसकी माँ तो आप खुद हैं। तो आखिर में वो सारी चीज़ें करेगा जो उसके फादर उसके साथ कर रहे होंगे। तो बहुत आसान है। बहुत सारे केसेस आए थे बिहाइंड ऑफ सीन में, आपको बता रहा हूँ। मतलब इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ऐसा हुआ है कि एक पेरेंट्स हैं, वो उन्होंने कहा 9 साल से मेरी वालदा से कोई बात ही नहीं थी, कोई लड़ाई हो गई थी फैमिली में, लेकिन मेरे बेटे को 20 मार्च के सिलसिले में इसको लाना पड़ा है और पहली मरतबा मेरा इंट्रैक्शन हुआ है। बात कर लें मेरी वालदा से, थोड़ी सी बात हुई है तो देखें, मेरा भी ये बिलीव है और फिर दुनिया का भी होना चाहिए कि जितनी महरूमियाँ मुझ में और आप में हैं वो सिर्फ नाफरमानी के बकदर है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की 100% इज्जत करता हूँ, अच्छा वो बच्चों में कैसे कन्वर्ट होगा वो आपको देख के होगा। कैसे मुमकिन होगा कि अगर किसी की वालदा के लिए बुराई कर रही हो तो उसका बेटा अपनी वालदा से शिकायत नहीं कर सकता कभी भी। तो एक तो वो ग्रैंड पेरेंट्स का 4 साल पहले हमने कराची में स्टार्ट किया है। आज रूट सर्विस ने, बीकन हाउस ने, हैप्पी होम ने, ये सब अभी लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट किया है। वो डीजी एजुकेशन रफ़िया मल्ला ने कहा कि ये हम इसको पैटर्न में डालेंगे। तो हमारी कुछ चीज़ें आपके ज़रिए ऐसी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। जैसे अभी हमारे पास एक बच्ची को डिस्कवर ऑफ पाकिस्तान ने कवर किया है जिसने 21 गोल्ड मेडल लिया है। ये बच्ची वही है जो क्लास 2 से चलते हुए आई है, उसने क्लास 7-8 में आकर के 21 गोल्ड मेडल, पाकिस्तान की यूनिक बच्ची कहलाती है ये 21 गोल्ड मेडल लेने वाली। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको अपने पास अडॉप्ट किया है, मोर देन 70,000 रुपीज़ को दे रहे हैं। तो ये उसकी अचीवमेंट इसलिए है कि रेगुलर बेस पे। अब स्किल्स पे बेस ये है कि इस 3 स्किल्स के बाद भी आपके पास 11 स्किल्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मैं हूँ, कराची में 3 इदारे हैं जो 3 स्किल्स पे काम कर रहे हैं। रूट सर्विस काम कर रहा है, जनरेशन काम कर रहा है और एक हम लोग भी काम कर रहे हैं। इसमें बच्चे को स्विमिंग के लिए, डिबेट सेंटर के लिए, आर्ट के लिए, स्केटिंग के लिए, इन तमाम के तमाम शोबों में डिबेट सेंटर के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बच्चा जब 11 स्किल्स होगा तो हम 2 साल के बाद रिव्यू करेंगे कि बच्चा कहाँ फिट होता है।
जहाँ फिट होगा वहाँ फिट कर दें, जहाँ फिट नहीं होगा वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो लेकिन 100% पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से नहीं, यानी कि ताइक्वांडो के लिए यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है, वो नहीं है। इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है कि आप उसको 100% चीज़ों में, तो उसमें कोई आपके बच्चे ताइक्वांडो में कर रहे हैं? अच्छा, जैसे सपोज है कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। 700 स्टूडेंट में मुश्किल से 250-300 बच्चे वर्किंग कर रहे हैं। इसका मतलब 50% लोग नहीं अवेल कर रहे हैं। आपको बताऊं, एक बच्चे की जो कॉस्ट है, मैं वैसे ही एक निजी बात है, वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये पड़ती है हमें स्किल्स को कवर करने पर। ये कॉस्ट पड़ती है आपके बच्चों के लिए। तो यकीनन हमारे जैसे TUF साथ मच होकर के इसमें कहा, लेकिन अगर आप अवेल नहीं करेंगे, स्विमिंग एक लिमिट टाइम के लिए 3 महीने के लिए स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्दियों का मसला होता है। उसमें आपको गैजेट्स नहीं देंगे, आपको बच्चे को पानी में उतारा ही नहीं जाएगा। आप स्केटिंग के लिए 7 शूज़ नहीं होंगे, स्केटिंग के लिए उतारा ही नहीं जाएगा। ताइक्वांडो के लिए यूनिफॉर्म नहीं होगा, उतारा ही नहीं जाएगा। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें मैट्रिक के बाद नहीं होती हैं। मैं आपसे पूछूं, आप में से जो स्विमर होगा उसने कोई मैट्रिक के बाद स्विमिंग थोड़ी सीखी होगी सर। कब सीखते हैं? ये तो बचपन से सीखते हैं। तो जो डिबेट, जितने भी डिबेटर हैं, इकरारुल हसन को ले लें, जिसको ले लें, ये डिबेटर कोई अभी थोड़ी ना बने, ये डिबेटर बहुत पुराने हैं, स्कूल टाइम्स हैं। तो स्कूल्स के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप तलाश भी करें। अगर कोई चीज़ आप कहते हैं कि सर ये चीज़ भी होनी चाहिए, हम करेंगे उसको, हम लेकर के आएंगे हमारे पास। मैंने ये इस किस्म के रूम्स हम क्यों बना रहे हैं, हम टीचर्स ट्रेनिंग पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब हमारा टीचर मेडिएटर टाइप का है, मतलब यहाँ पर ये है कि हमें एक फ्रीलैंड का टीचर उठाना है, हमने UK का टीचर उठाना है। तो टीचर ने इंट्रो करना और एंड करना है, बाकी सब के सब AI के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो AI सेटअप कर लिया। अब आपके बच्चों को साउंड चीज़ें वो नेटिव बेस पे कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास अब तो फैसिलिटीज़ है, फ्री है, AI पे काम है, आपके हाथ में तमाम चीज़ें। तो आपसे गुजारिश है थोड़ा सा इस पर काम करें। इसके अलावा आप बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों पे हुकूमत नहीं करें। आपसे गुजारिश है आप बच्चों को कामयाब करने की कोशिश नहीं करें। अक्सर गलतियां बड़ी क्या हैं, पेरेंट्स बच्चों को कामयाब करने के चक्कर में अपने आप को नाकाम कर रहे हैं। बहनों से पूछूंगा, वो कहेंगे बस मैं सुबह से लेकर रात तक तो बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बच्चा आप कामयाब होंगे, आपको देख के वो कामयाब हो जाएगा। आप बेस्ट मदर होंगी, प्रोफेशनल होंगी, बहुत अच्छी होंगी, वो कहेगा, प्राउड करता है वो कि मेरी मामा ऐसी हैं, मेरे पापा ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है जिसको आप कामयाब करना चाहते हैं वो आपको देख के कामयाब होता है। अगर आप नाकाम हो गए और वो कामयाब हो ही नहीं सकता, ये कोई स्किल से नहीं बात नहीं। तो अक्सर बहनें क्या करती हैं, वो रात दिन लगा दे रही मेरा बच्चा बस यूँ पढ़ ले, अच्छा लिख ले, अच्छा होमवर्क कर ले, और इस चक्कर में अपना ख्याल नहीं, अपनी स्किल अब डेवलप नहीं। ईजी हो जाए, बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि मतलब मैं आपको अभी 2025 के जो क्लास 6 से लेकर के मैट्रिक तक के बच्चे हैं, वो हमारे पास एक ई-कॉमर्स का सेटअप हम जनवरी 25 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके बच्चों के लिए भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। ई-कॉमर्स पे वजीरुद्दीन साहब हमारे पास आ गए हैं, रेहान साहब आ गए हैं। ये अमेज़ॉन के तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके अमेरिका में हैं। इनसे हमारी बात हुई है तो इन्होंने कहा हम वैसे इंडिया और बांग्लादेश से काम करते हैं, अगर आपके बच्चे ऐसे होंगे, यानी स्पोकन होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो हम उन्हें ई-कॉमर्स का 6 वीक का एक प्रोग्राम करवाएंगे, अपना प्रोडक्ट उनको देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत नहीं है, USA में कोई वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हमारे पास है, लाइसेंस है, इनको हम ट्रेन करेंगे। मैंने पूछा मिनिमम हमारा बच्चा कितना कमा सकता है, 7, 8 का, 6 का। उसने कहा मिनिमम बिल्कुल बेकार बच्चा नहीं कर सकता है तो 50,000 से लेकर के 6 से 7 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो अब ये चक्कर नहीं रहा है कि मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा तो फिर कुछ कमाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और आने वाला ये जो साल है आप देखेंगे स्कूल्स बंद होंगे, क्योंकि स्पॉइल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ये रवायती, हम भी बहुत सारी चीज़ें आपके डर की वजह से रवायती चला रहे हैं, वरना मेरा तो बस चले तो मैं किताबें हटा दूँ। मैं आपको रियल बताऊँ, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, हमें टॉपिक यहाँ पर है, रूम्स में करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन बहुत है, आपको HW चाहिए, आपको होमवर्क चाहिए, आपको किताबें चाहिए, ये एक मसला है ये। तो खैर रेवोल्यूशन के लिए हमें ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। आपके साथ थोड़ा थोड़ा आपकी जहन साजी करते हैं ताकि आप थोड़ा एग्री हो जाएं, क्योंकि इलाका ऐसा है जिसमें हमें, लेकिन हमारे पास जेंट्री बहुत अच्छी है, अवेयर है। मैंने अलाइड की 100% मूव किया, 19 किताबें थी, रिमूव कर दिया इनके। मैंने हेड ऑफिस से बोला, मैंने कहा आपका एलिजिबल नहीं बनता, आप स्पॉइल्ड हो जाएंगे। उन्होंने बोला हमने अपनी क्लास 1 ऑनवर्ड एक बुक है हमारे पास PBL की, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, ये भी कराची में हमारे पास फर्स्ट बेस्ड है।
अर्ज ये है कि उसमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। तो एक तो ये कि इसके लिए वर्किंग करनी है आपने, दूसरा ये कि एक स्पोर्ट गाला हो रहा है, स्पोर्ट गाला में कोई इवेंट देंगे, ये इवेंट का मकसद है आपके बच्चों की सलाहियत बाहर आ जाए ग्राउंड में, बस। इसका मतलब आपका बच्चा 100% पार्टिसिपेट होना चाहिए, और वो ग्राउंड में हो, अच्छा करता हो बुरा करता हो, इट्स नॉट अ मैटर। सारे इंस्ट्रक्टर मौजूद होंगे, बुरा करेगा तो भी सिखाना है, अच्छा करेगा तो प्रमोट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने बच्चों में कोई स्किल्स बताएं ऐसी जो प्रमोट हो रही है, हम उससे मीडिया के तक भी लेके जाते हैं। जैसे इस बच्ची को इदारा लेके जा रहा है आगे, इवन इदारे को भी डिस्कवर पाकिस्तान ने कवर किया है अभी कि ये पाकिस्तान में ये 11 स्किल्स पे काम करने वाला इदारा है, जो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आपके बच्चों की वजह से हो रहा है। तो एक तो ये है कि ये जैसे आप देख रहे हैं ये वॉइस कर रहा है, ये कित कर रहा है, प्लेस का, ये सब के सब आपके हमारे बच्चे हैं ये। तो ये इस तरह के खेलना है, पिकनिक इस तरह की होनी चाहिए कि टरबाइन वर्किंग कर रहा है, ये वर्किंग कर रहा है, इसमें आप कम से कम अपने बच्चों को हर 3 महीने में ले जाएं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, पिकनिक भी है, पेरेंट्स भी जा सकते हैं, सुबह जाएं 2-4 घंटे के लिए वहाँ, सैटरडे जाएं, संडे जाएं, हर दिन खुला हुआ है ये। तो इसमें ये देखें पूरा किचन बेस्ड है। इसमें आप में से कोई किसी के बच्चे जा चुके हैं? अभी तक तो नहीं। इनके बच्चे जा चुके, जो बच्चे पिछले यानी हर ईयर में आते हैं, ये न्यू वाले जो बच्चे नहीं गए होंगे, लेकिन इसके लिए इतना मुश्किल हो रहा है। बच्चे पूछने कहाँ लेके जा रहे हैं बताएं, हॉक्स पे लेके जा रहे हैं, क्लिफ्टन लेके जा रहे हैं, अब हम बड़े परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये बच्चों का एक्सपीरियंस जो है ना पिछला, तो वो थोड़ा सा वो है पिकनिक वाला है, यानी कि कहीं पर लेके जाने के लिए। तो आपका तो नहीं है ना, तो आपने बताना है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात है कि हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अभी हमारा जनवरी में स्टडी टूर ज़रूरी है, बच्चों ले जाएंगे, और आपका जाना भी ज़रूरी है। आप जाएंगे तो आप रेगुलर लेके जाएंगे। हम हर 3 महीने में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ले जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। एक तो ट्रैवलिंग है, दूसरा ये है कि एक्सपेंस बेयरिंग भी है, पूरा एक बस, एक सिस्टम, एक लंच, पूरा एक सिस्टम। वहाँ मसला ये है कि लंच आपको अंदर ही करवाना होता है, तो वो एक कॉस्टली होता है वहाँ पर, ठीक है। तो मियाँ बीवी 2 बच्चे चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो इसके लिए अगर जैसे ये देखिए एंकर्स बच्चे हैं, वहाँ पर बाकायदा पूरा सिस्टम्स है, डांस का सिस्टम्स है, तो एंडोलम्स का सिस्टम्स है, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चा प्ले ग्रुप से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पढ़ता है वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं। ये हर 3 महीने में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें जाके दिखाना होता है। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है इनका, तो इसमें आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और ये जो अभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है इसमें इतना फोकस नहीं कीजिएगा। किसी का बहुत इरादा तो नहीं है ना कि नहीं भाई रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं। एप्रिसिएशन करना, बच्चे कुछ भी नहीं। अब वो बच्चे नहीं होंगे कि मैट्रिक या ग्रेजुएशन या मास्टर, हम ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे अच्छा कोई जॉब मिलेगी। मैंने जब 2009 में पब्लिक सर्विस किया तो असिस्टेंट कमिश्नर साइड लगा मैं, तो सिमिस मेरे पास था। तो ये एनईडी के बच्चे जो आते हैं ना, जो समझते हैं कि जब इंजीनियर बन जाएंगे तो हम ये हो जाएंगे, 15,000 में नौकरी मिलेगी। सही बात। तो अर्ज ये है, लेकिन अब हमारे पास इतनी स्पीड से तब्दीली है तो थोड़ा सा आपको भी तब्दील होना पड़ेगा, स्कूल वालों को भी तब्दील होना पड़ेगा। यानी अब बच्चों के कैरियर जो है ना वो मैट्रिक के बाद नहीं है, यानी बच्चे कैरियर है 6-7 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 6-7 से वो 4-5 लाख रुपए में नहीं है तो इस दुनिया में सर्वाइव का अलग चक्कर नहीं। और हो सकता है अगर हम अभी से एआई के अंदर इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा। दूसरी बात ये कि इसके अलावा कोई अगर आपसे वो है तो बताएं। बेटा देखो कितने दूसरी मीटिंग तैयार हो गई। अच्छा कोई सर क्या कोई पॉजिटिव चीज़ बता दें कि जो बच्चों में आई है जी। फिलहाल तो मेरे बच्चे 4-5 मंथ हुए हैं, अभी इनका एडमिशन हुआ है ना, तो मैं तो फिलहाल इतनी ज़्यादा तो सेटिस्फाइड। अच्छा देखिए 4 मंथ, एक तो ये है कि ये लोग ले भी लेते हैं प्रेशर पर। ये मिड टर्म के दरमियान में बच्चों का आना थोड़ा सा मसला होता है ना, वो बच्चों से एडजस्ट करते हैं ना चीज़ें करते हैं। अगर ये दरमियान वाले जो बच्चे हैं, एक तो मैंने मना किया है प्रेप वाले बच्चे जनवरी में आए और एंड पे ले जाएं, ठीक है ना। हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो सर से अच्छा ठीक है, ये तो ये इनका हो गया। सर मुझे एक्चुअली मेरी बेटी जो है ना डिलीट स्पीच प्रॉब्लम है, इससे मतलब बोलती है कम मतलब सिलेक्टिव वर्ड्स बोलती है। तो मैंने उसको फिर यहाँ मतलब स्कूल में एडमिशन करवा दी। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के साथ रहेगी तो मतलब बोलना नहीं, वो बोलने लगते हैं ऐसा हमारा वो है, वरना एक ऑपरेट करवाना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, मैंने सारे चेकअप करवा चुकी हूँ, मैंने टेस्ट तो वगैरह सब। लिए कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब मतलब उसमें ये है कि ना अब वो जो है ना साल की हो ज़्यादा 4.5 साल की है, वो नर्सरी में एडमिशन कर रहा है।
तो इसलिए मैं सिलेबस का भी क्या उसको थोड़ी मतलब लिखने में समझती सुनती देखिए अगर आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ये इन्होंने डायरेक्ट नर्सरी में करवा दिया, उसकी जी। बच्ची का प्रॉब्लम है, सर, मुझे तो actually हमारे मुझे पास पता नहीं सैटरडे था। ओपन है, ठीक है। सैटरडे आप दरमियान में आएंगे, आपको सिंगल टीचर मिलेंगे, अटेंशन मिलेगा, मैडम मिलेंगी। मैडम श्याम आज से बैठी हुई थी, बेसिकली एकेडमिक हेड गई हैं जो उसको लीड करती हैं। यूजुअली लोग मिस अफशा बेसिकली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हैं। सर एडमिशन के टाइम में मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, मगर मुझे ना मतलब बोला जाता था कि मैडम मिलेंगी, ये वो इत्तेफाक ऐसी हुई कि कोई भी मुझसे मिले अच्छा, ही नहीं। बेसिकली हमारे पास जो तो है ना मैं discuss तकरीबन नहीं कर कोशिश ये है कि सैटरडे को मुलाकात की जाए, ताकि अगर किसी एक टीचर या मैडम को उठाया जाएगा तो वो पूरे स्कूल को लॉस करती हैं, मतलब वहाँ से आने पर। वैसे पेरेंट्स कोऑपरेटिव है हमारे साथ इस हवाले से, ऐसा नहीं होता है दरमियान में इंटरप्शन नहीं है, बहुत कोऑपरेशन है। हमारा काउंटर बिल्कुल पीसफुल होता है, कोई इंटरप्शन नहीं है। ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि अभी आप पोर्टफोलियो ले लें, उसमें देख लें। मैडम कहती हैं इनको दिया नहीं जाए क्योंकि फाइनल टर्म में यही फाइल लिया जाएगा, आराम से रिलैक्स कर लें। आपके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर के आए सारे, बच्चों के साथ बैठे हैं भी, उनके साथ मुख्तलिफ जगह बैठे, कहीं पाबंद नहीं हो। स्कूल आपके लिए ओपन होता है, आप वैसे भी आ सकते हैं। और आपके जो दादा दादी बच्चों के हैं उनके लिए यूजुअली वो शाम को भेजना चाहें, किसी टाइम पे भी, यानी मगरिब से पहले भेज चाहें तो उनको अलाउ है, वो आएँ, बैठें, चिल करें। बेसिकली इंट्रैक्शंस उनके साथ आपस में एक चीज़ें। बूढ़े भी घर में अगर हैं, किस किस के पास घर में मदर फादर हैं मौजूद? हाँ, ये बहुत ही बेस्ट थिंग है। जिनके पास है इनकी लर्निंग बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ होगी, अगर आपने अपॉर्चुनिटी गेन किया तो, और नहीं किया तो मसला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आप सो लोगों मच। का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे पता है सारे ये जैसे माशाल्लाह प्रोफेशनल सब जाना है इनको ऑफिस, लेकिन आपने अपना वक्त निकाला। शुरू की मीटिंग ही लेट हो गई थी, अब सब आगे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू वहाँ सर। से